नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली खबर है सोनपुर के सबलपुर दियारे से, जहां गंगा नदी की तेज धार के कारण सबलपुर इलाके में भीषण कटाव शुरू हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गंगा नदी के किनारे स्थित कई घर, कई पेड़ पौधे भीषण कटाव की भेंट चढ़ गए हैं। स्थिति बेकाबू होता देख ग्रामीण अपने घरों को तोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। घटना की सूचना मिलते ही सोनपुर के आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद मौके पर पहुंचे, कटाव का जायजा लिया। 4 बजे भोर में जो कटाव लगा है गंगा के धार से, काफ़ी घर कम से कम 20 से 25 घर कट गया, जिसमें हम लोगों का मेरा भी घर कट गया है, जो कि सामान हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से निकाल कर दूसरे स्थान पर रखने के लिए। कितने घर कटा होगा इसमें? इसमें पर्सनल कम से कम 20 घर कटा है। और ये इसी पंचायत में? इस पंचायत में कम से कम 30 से 35 घर कट चुका है। ये कटाव की बहुत ही बुरी स्थिति है। आज भोर से शुरू होकर के और पूरे आधा गांव कट गया। हम लोगों का पूरा ही गांव ही नहीं बल्कि ये 4 पंचायत कटने का हालत बना हुआ है। अगर इसको सरकार नहीं चेती, विलम्ब युद्ध स्तर पर नहीं बचाया गया तो नदी का धार पूरा यहाँ गंडक तक चला जाएगा। हमारा ये 4 पंचायत विलीन हो जाएगा। इधर नालंदा के इस्लामपुर बाजार में असामाजिक तत्वों ने आज पुलिस पर ही हमला कर दिया। उन्होंने इस्लामपुर थाने में पदस्थापित एएसआई जालंधर मंडल को डंडों से पीटा। दरअसल खाद्य समस्या से परेशान किसानों ने सड़क जाम किया था। पुलिस को सूचना मिली थी, लोगों को समझाने एएसआई मौके पर पहुंचे। इस दौरान भीड़ गुस्से में थी और असामाजिक तत्वों ने एएसआई पर हमला बोल दिया। इन तस्वीरों को जरा देखिए, अंदाजा लगाइए कि कैसे एएसआई पर डंडों से हमला हो रहा है। और मामले की जानकारी मिलने के बाद हिलसा डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। एक साथ 2 तस्वीरें, जाम हटाने गए एएसआई पर लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। ऐसा हमला जैसे कि किसी अपराधी को पीट रहे हों। और जाम में गुंडे घुसे हुए थे, असामाजिक तत्व घुसे हुए थे, जिन्होंने पुलिस को निशाना बनाया। 2 तस्वीरें एक साथ। इधर नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जुनाठी गांव का है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 की संख्या में अपराधी घर में घुसे और बुजुर्ग को बांधकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान कैश, ज्वेलरी समेत 6 लाख का सामान लेकर वे फरार हो गए। लूटपाट के दौरान बुजुर्ग के साथ मारपीट की बात सामने आई है। बाद में परिजनों को जानकारी मिलने के बाद वो घर पहुंचे और इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं जख्मी हालत में बुजुर्ग को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज तो नहीं आ पाएगा। मिस्त्री तो कहीं कल सुबह थोड़ी देर में आपको वो है बहुत कुछ मिल जाएगा। कौड़ी सब लूट के धर ललका। सर देर रात जुनाटी गांव में हमारे पिताजी घर से अकेले थे। हम लोग सभी बाहर गए हुए थे। हमें सूचना मिली कि 7-8 लोग हथियार से लैस घर पे घुसे और पिताजी के साथ मारपीट किए और उनको बांध दिया। और घर में जो भी जेवरात थे और जो भी बहुमूल्य सामान थे, तकरीबन 5-6 लाख की चोरी किए और घटना को अंजाम देते हुए उन लोग भाग गए। हम लोग वहाँ घर पहुँचे। सूचना मिलने के पश्चात घर पहुँचे तो पिताजी अचेत अवस्था में थे। इधर पटना कैश वैन लूट मामले के तार सीतामढ़ी से जुड़ गए हैं। सीतामढ़ी पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक लूटकांड में शामिल था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। 21 को एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक खाद्य व्यवसायी के साथ लगभग 1 लाख रुपए लूटा गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। आज गुप्त सूचना मिली कि उसमें कुछ अपराधकर्मी पुनः इकट्ठा हुए हैं लूट की घटना को कायद करने के लिए। तो उसमें इनके नेतृत्व में छापामारी किए गए। छापामारी के क्रम में 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य दरभंगा में एयरपोर्ट सेवा शुरू होने के बाद जिले और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दरभंगा की खूबसूरती देखने अन्य देशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही 3 युवक फ्रांस के हैं जो दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों को देखने पहुंचे। ये लोग दरभंगा राजकिला, लक्ष्मी विलास पैलेस, नरगौना पैलेस, राज परिसर और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर देखेंगे। उसके बाद यहां से वैशाली जाएंगे। तीनों युवकों में एक मुंबई की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जिन्हें मिथिलांचल की खूबसूरती की जानकारी मिली थी। इसके बाद ये लोग वहां पहुंचे हैं।
ये लोग अभी घूमने फिरने आए हैं बिहार से। ये लोग सारे सबके सब फ्रांस से हैं और यहाँ बिहार घूमने आए हैं। इनको वैशाली दरभंगा महाराज का किला, यहाँ की मिथिला पेंटिंग और जो भी हमारी हिस्ट्री है वो सब घुमाना फिराना है। तो इस 2 दिन का इनका ट्रिप है और इनका ये यहाँ बिहार में पहला विजिट है। और अब बात करते हैं भोजपुरी भाषा पर दिए गए सीएम हेमंत सोरेन के अजीबोगरीब बयान की। नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। झारखंड का बिहारीकरण क्यों? मैं आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। तो बोली को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने भोजपुरी और मगही को बाहरी भाषा बताया। सीएम ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग लोग हैं और झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में लोगों को गाली दी जाती थी। उन्होंने साफ कहा कि भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं है और झारखंड आंदोलन की लड़ाई में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा के दम पर ही ये लड़ाई लड़ी गई। Adivasi languages, but you have left out Bhojpuri and Maghai, and your coalition partner Congress is quite upset at this omission. मैम ये दिस नॉट ए रीजनल लैंग्वेज मैम, ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों? पर इसमें कांग्रेस को दिक्कत है। योर कोलिशन पार्टनर कांग्रेस हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ यू ऑन दैट, एंड हाउ आर यू सॉर्टिंग दैट आउट? मैडम, यहाँ पर जब आंदोलन होता था तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। ये आज के आंदोलनकारी लोग अभी जिंदा है मैम, बहुत जिंदा है, बहुत, महिला से लेकर पुरुष तक। एक भावना है रीजनल लैंग्वेजेस का, एक अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। ये जंग लड़ी गई थी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस के बल पर, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बल पर। तो हेमंत सोरेन सरकार में आंदोलन के दौरान भोजपुरी बोल कर दी गई गाली का बदला ले रहे हैं, लेकिन झारखंड आंदोलन को कुचलने के दौरान कांग्रेस या फिर आरजेडी की बिहार में सरकार थी। अब ये सवाल तो उठेंगे ही कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के साथ ही चुनाव क्यों लड़ी, उनके साथ ही मिलकर सरकार क्यों चला रहे हैं हेमंत? भोजपुरी से बदला तो आरजेडी कांग्रेस से आखिर प्यार क्यों? और इधर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन के बयान पर कहा कि भाषा से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने हेमंत के बयान से खुद को अनजान बताया। हमने जो है बयान देखा नहीं है। जहाँ तक भाषा की बात है तो इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं और झारखंड में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबका टोनर अलग होगा, लेकिन भाषा जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को इससे तकलीफ होनी चाहिए। और इधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान की निंदा की है। शर्म की बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है
और ख़ास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह का बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, यह तो 2000 में बंटवारा हुआ है और पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राज्य का बंटवारा हो जाने से भाषा का बंटवारा और संस्कृति का बंटवारा नहीं होता है। कबीर ने कहा भाषा बहता नीर है। आपके संज्ञान में हम देना चाहते हैं उरांव, मुंडारी, नरपुरिया जैसी जो लोक भाषाएं हैं आदिवासी संस्कृति का, उसमें भी मगही का अवशेष मिलता है। भगवान बुद्ध ने जो पाली में संदेश दिया उसमें भी मगही का अवशेष मिलता है। और भोजपुरी देश नहीं, झारखंड नहीं, विदेश में, मॉरिशस जैसे देश में ये एक लोक भाषा है। इसलिए संकीर्ण मानसिकता की बुनियाद पर राजनीति की दिशा नहीं तय की जा सकती है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस कार्यक्रम के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम युगों युगों तक अपनी भाषा को संभाल कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सभी स्थानीय भाषाओं को अपनाने का निर्णय लिया है। संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। बहुत लंबी बहस के बाद ये निर्णय लिया गया था। और बहस को कोई पढ़ेगा तो उसका मूल, उसका तत्व और निर्णय के पीछे का एक दूरदृष्टि दृष्टिकोण हमारे समझ में आता है कि कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है। और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। और चलिए राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, 8 हफ्ते का वक्त दिया और यह कहा कि 8 हफ्ते के भीतर मांगों पर सरकार, राज्य सरकार विचार करे, विचार करके निर्णय पारित करे राज्य सरकार, यह हाईकोर्ट का कहना है। तो जो गंदगी का अंबार लगातार लगता जा रहा है, 7 और 8 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में हर जिला, बिहार का हर जिला, तकरीबन हर जिला गंदगी की चपेट में है, कचरे की चपेट में है। और ऐसे में एक बड़ी बात हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को कही गई है, जिसमें 8 हफ्ते के भीतर मांगों पर विचार करने की बात राज्य सरकार से कही है हाईकोर्ट ने, और विचार कर निर्णय पारित करे राज्य सरकार। इधर गया में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन जारी है। शहर के चौक चौराहों से लेकर हर जगह गंदगी का अंबार लगा है। हालांकि आज से सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हर वार्डों में 10-10 प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को रखा गया है। वहीं ट्रैक्टर से कूड़े का उठाव किया जाएगा। आज मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार समेत कई पार्षद खुद सड़क पर सफाई करने उतरे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से शहर को साफ करने की अपील की और साथ ही उनकी मांगों पर विचार का भरोसा दिया। पूरे बिहार में नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर है और हड़ताल का आज 8वां दिन है। और ऐसे में आप देख सकते हैं गया शहर में कई चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार 8वें दिन हो चुका है। ऐसे में जो कूड़े कचरे से दुर्गंध आना शुरू हो गया, जिससे राहगीर के साथ साथ आम लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। इसी को देखते हुए नगर निगम ने कमर कस ली है और आज से मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सहित कई वार्ड पार्षद जो हैं वो लगातार सड़कों पर आकर के वो सफाई अभियान चला रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है मेयर हैं, डिप्टी मेयर है और जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो लगातार यहाँ पर सफाई कार्य किया जा रहा है। और इसकी जो शुरुआत है वो पितृपक्ष विश्वविख्यात जो विष्णुपद मंदिर है वहाँ से शुरुआत की गई है। हम डिप्टी मेयर सबसे पहले बात करेंगे, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप खुद ये सड़क पर आ गए हैं? क्या जरूरत पड़ी आज खुद आप सड़क पर पहुँच गए? ये
गंदगी और गया अंतर्राष्ट्रीय स्थान है। पितृपक्ष मेला सरकारी स्तर से प्रारंभ नहीं है, लेकिन हमें जितनी जानकारी है इसमें लाखों लोग के आने की संभावना है। 2 साल से लोग नहीं आ रहे थे। अब ये क्लीन गया ग्रीन गया का जो हमारा कर्तव्य है सभी पार्षद मेयर डिप्टी मेयर का, तो कर्मचारी हड़ताल पर उनको हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं वापस कराने का। वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं, चूँकि इस तरह से महामारी और गंदगी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यह राज्य स्तरीय स्ट्राइक है। कल हमने यूनियन वालों से भी वार्ता किया। हमने कहा कि आप विरोध कीजिए, लेकिन एक संदेश काला बिल्ला लगा कर कीजिए या काला पट्टी लगा के कीजिए, इस पर विरोध कीजिए। क्योंकि अभी पितरपक्ष मेला प्रारंभ हो रही है, जिससे देश विदेश में के आने वाले तीर्थयात्री हम लोग हर एक साल पितरपक्ष में कामयाब बनाने के लिए नगर निगम का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ हम कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो देश विदेश से यात्री आ रहे हैं उनको गंदगी दिखेगा तो शहर के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। हम लोग ये कहेंगे जितने समाज सेवी गया शहर के हैं, अगर ये विकट घड़ी में लोग रोड पर आए और गया शहर हमारा है, हम केवल क्रिटिसाइज करने के लिए, हम शहर को चमकाने की शहर की व्यवस्था के लिए है। अगर मजदूरों की मांग है, हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि जब आपके पार्षद, आपके महापौर, आपके नगर आयुक्त काम को कर रहे हैं तो आपको ये समझ आनी चाहिए। और हम मजदूरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग झाड़ू उठा सकते हैं, हम लोग कूड़ा उठा सकते हैं, तो आप आएँ और हम आपके मांगों पर विचार करेंगे। निश्चित तौर पर गया शहर हमारा है और इसका जरूरी है कि जब नगर निगम जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है तो हमें और आपको भी आगे आना चाहिए और अपने आसपास घरों के जो आगे कूड़े कचरे हैं उसे भी आपको उठाना चाहिए। वाकई में नगर निगम की यह जो पहल है काफ़ी सराहनीय कदम है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में ड्रोन के जरिए दवा पहुंचाने वाले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हैदराबाद में हो गई है और कोरोना की वैक्सीन लेकर ड्रोन उड़ा और विकाराबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सुरक्षित डिलीवरी करके चंद मिनटों में वापस आ गया। उम्मीद है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के जरिए भारत दुनिया भर में एक नई पहचान बना सकता है। घने जंगलों से घिरा विकाराबाद तेलंगाना का एक जिला है। अब तक यहां जिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाने में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अब वहां मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के जरिए चंद मिनटों में वैक्सीन और दवाओं की खेप पहुंचाई जा सकेगी, वो भी वैक्सीन की कूलिंग चेन मेंटेन रखते हुए। जहां पर पहुंचना दुर्गम है, रोड का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, तो ये एक तरह का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो अब आगे चल के भविष्य में सुदूर इलाकों में मेडिसिन और इसके अलावा ब्लड के सैंपल्स और वैक्सीन को ले जाने में मदद करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना के जिलों में जिन 16 फ्री फ्लाइंग रूट को मंजूरी दी है, उनमें तेलंगाना सरकार पहले से ही ड्रोन के जरिए बीजों का छिड़काव कर रही है और उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के साथ तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां ड्रोन के जरिए मुश्किल रास्तों से भरे स्वास्थ्य केंद्रों तक वैक्सीन और दूसरी जरूरी दवाएं पहुंचाई जा सकेगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमने 2 साल पहले कोशिश की थी। केंद्र सरकार ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए क्रांति लाना चाहती है और इसके लिए बाकायदा केंद्र राज्यों के साथ मिलकर इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप तैयार कर रही है, जिसमें ग्रीन रूट पर ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी, जबकि येलो रूट पर 200 मीटर तक परमिशन के बाद ड्रोन उड़ाया जा सकेगा। वहीं रेड रूट नो फ्लाई जोन होगा। एक इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप बनाया जा रहा है। उस इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप में हर राज्य सरकार के साथ हम मिलकर घोषित करने वाले हैं ग्रीन जोन, जहां परमिशन के बिना उड़ा सकते हो आप अपना ड्रोन, येलो जोन जहां परमिशन लेकर हमें उड़ाना होगा, और रेड जोन जहां उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिस पर ड्रोन उड़ाने की सिंगल हैंड परमिशन मिल सकेगी। उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई हकीकत बनकर दुनिया भर में भारत की एक नई पहचान गढ़ेगी। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद।
और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।